नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम धामी ने कार्यक्रमों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर और शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सबसे पहले तो आज आप सब लोगों में से मुझे लगता है कि कम लोग इसके अंदर पहली बार आए होंगे, मतलब इससे पहली बार आए होंगे। आपके अलावा पहले भी आए हैं क्या? आज पहली बार कितने लोग आ रहे हैं? तो आप सब लोग आज ये मुख्य सेवक सदन है, इस मुख्य सेवक सदन में आप सब आए हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज आप सबको जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज का दिन हमारे शहरी विकास परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 63 ईओ एवं 22 टैक्स इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां यहाँ पर हो रही हैं। उनको आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं और आप सब अब शहरी विकास परिवार के सदस्य के रूप में अपने निकट भविष्य में राज्य को सेवाएं देंगे। इसके साथ ही आज उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी यह आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में 68 नए सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। और जैसा धनसिंह जी ने बताया कि इसके बाद 400 से भी ज्यादा और भी जो है हमारे अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति मिलने वाली है। मैं आज आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी जो जिम्मेदारी आप सबको मिली है उसका निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करेंगे और उत्तराखंड को एक उज्जवल, बेहतर एवं आदर्श राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा नाम विवाद को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद को लेकर बड़ी खबर। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है और दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दुकानदारों को नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी इस मामले में। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट वाले मामले में अंतरिम रोक लगा दी है और साथ ही यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने को कहा है। नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अंतरिम आदेश जारी करके और इस पर रोक लगा दिया है। कहा है कि दुकानदारों को नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब 26 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे, यानी कि शाकाहारी या मांसाहारी, तो प्रकार बताने होंगे। बाकी जो नाम यानी नेम प्लेट लगाने की बात हो रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों को नोटिस जारी किया है कि इस पर रोक लगाया जाए। तो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा रूट पर यह नेम प्लेट लगाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया गया था और यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर जो दुकानें हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उन सबको बकायदा नाम और मोबाइल नंबर और दुकान की डिटेल बकायदा नेम प्लेट में लगानी पड़ेगी। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दिया है और कहा कि नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस खाने का प्रकार बता दीजिए कि शाकाहारी या मांसाहारी। वहां इस आदेश के बाद वहां का क्या माहौल और
कांवड़ यात्रियों का इस पर क्या विचार है, और अब उत्तराखंड सरकार का अगला कदम क्या होगा? अब क्या ऑप्शन बचते हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ? देखिए, उत्तराखंड सरकार फिलहाल अभी तो अध्ययन करने में जुटी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम रोक यहाँ पर लगाई गई है, उस रोक में किन किन विषयों को बात कोर्ट की तरफ से उठाने का काम यहाँ पर किया गया है। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में प्रशासन की तरफ से ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया था, ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब इस आदेश के बाद जो उत्तराखंड बनता हुआ नजर आ रहा था, उत्तराखंड का जो भाईचारा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, उस पर किस प्रकार से प्रशासन अपनी रिपोर्ट में अपनी बातें यहाँ पर रखने का काम करेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 26 तारीख को यानी शुक्रवार तक का जो समय सरकार को यहाँ पर मिला जवाब दाखिल करने के लिए, उसमें सरकार की तरफ से जरूर कांवड़ यात्रा के उन विषयों को उठाने का काम यहाँ पर किया जाएगा जिससे कांवड़ यात्रा की सूचिता बनावे या बरकरार रखी जा सकती है। क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि कांवड़ यात्रा में जो पवित्र सावन के महीने में जो चलती है उसकी सूचिता बनाए रखने के लिए निर्णय यहाँ पर लिया गया। और कई बड़े ये कह सकते हैं कि जो गणमान्य जो लोग थे या राजनीतिक के जो जानकार थे, उन्होंने भी साफ तौर पर इस प्रशासन के आदेश की सहमति यहाँ पर दी थी और कहा था कि सरकार प्रशासन की तरफ से जो आदेश यहाँ पर निकाला गया वो सही है और उस आदेश पर सभी को अमल यहाँ पर करना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि इस आदेश के बाद सियासत तो तेज यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन प्रशासन के लिए जो मुसीबत है या प्रशासन की जो परेशानी होगी वो इस बात को लेकर होगी कि अभी तक जो प्रक्रिया इस को लेकर यहाँ पर अपनाने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया था, चाहे वो हरिद्वार के भीतर हो, ऋषिकेश के भीतर हो या रुड़की के भीतर हो, उस पर उसको किस प्रकार से वापस पुनः उस रूप में लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी अब अगर बात सुप्रीम कोर्ट की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो सरकार का पक्ष है उनकी तरफ से क्या दलील रखी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष था कि किस बिना पर आप ये नेम प्लेट नहीं लगा सकते, इसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में इसको सम्मिलित किया है। देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो विरोधी पक्ष की तरफ से जो कोर्ट में जो पैरवी कर रहे थे वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरीके से ये नाम प्लेट लगाने का फैसला यहाँ पर लिया गया वो समाज को बांटने का काम यहाँ पर कर रहा है। जो वर्गों के बीच की जो खाई है उस खाई को और बढ़ाने का काम यहाँ पर करेगा, इसलिए ये फैसला उचित नहीं है, उसको हटाने का लिए मांग यहाँ पर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल उस फैसले पर अंतिम रोक यहाँ पर लगाई है। साथ ही एक निर्देश जरूर यहाँ पर दिया गया है कि जो खाने को लेकर जो सवाल खड़े उठ रहे हैं उसमें अब आपको बताना होगा, जिस होटल से ढाबे में लोग खाना खाते हैं उनको ये बताना होगा कि कौन सा खाना मांसाहारी है, कौन सा खाना शाकाहारी है, उस चीज को व्याख्यान करना जरूरी यहाँ पर होगा। यानी नाम की जगह पर अब खाने को लेकर बातचीत यहाँ पर होने लगी है। शुरू से ही ये बात पहले से यहाँ पर रही है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा पहलू यहाँ पर है, क्योंकि सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा, पवित्र कांवड़ यात्रा चलती है, उसकी सूचिता को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया था। सरकार की तरफ से पहले आदेश यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन प्रशासन ने पहले ही इस आदेश को लागू करने की बात यहाँ पर कही थी। और ये कहा जा सकता है कि इस आदेश के बाद से ही उत्तराखंड में जो सियासत थी वो जरूर गरमाने लगी थी। जी ठीक है, अब आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि सचिवालय में यूसीसी समिति की बैठक शुरू और सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित सभी 17 विभागों के अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में और यूसीसी लागू करने की नियमावली लगभग तैयार हो चुकी है। यूसीसी लागू करने पर अब चर्चा होगी और 17 विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। यूसीसी लागू करने की नियमावली तैयार हो चुकी है लगभग। तो समिति की बैठक शुरू और बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो अब कैंतुरा हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो ये बैठक है, एक तो इसमें 17 विभागों के कौन कौन से अधिकारी हैं और रिपोर्ट बनकर तैयार, तो इंप्लीमेंटेशन कब? हाँ जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लेकर जो सरकार की तरफ से कवायद शुरू की गई थी, उस कवायद को अब इम्प्लीमेंट यानी उस कवायद को धरातल पर उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से तेज किया जाने लगा है।
जो इस यूसीसी कानून को लेकर जो पहले ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था, उसके बाद जो मैनुअल्स और रूल्स एंड मैनुअल्स की जो कमेटी थी उनकी तरफ से इस रिपोर्ट को बनाने का काम यहाँ पर किया गया था। यानी कानून किस प्रकार से होगा, कौन सी धाराएं यहाँ पर होगी, किस प्रकार से उसका कार्य यहाँ पर किया जा सकता है, उसकी जब रिपोर्ट यहाँ पर आएगी तो तब सरकार की तरफ से उसको लागू करने की जो प्रक्रिया है उसके तहत ये बैठक यहाँ पर की जा रही है। यानी यूसीसी से जुड़े हुए जो 17 विभाग, महत्वपूर्ण जो विभाग है जिसके तहत यहाँ पर कार्रवाई होंगी या मामले यहाँ पर आ सकते हैं, उन सभी की किस तरह की तैयारी यहाँ पर रही है, किस प्रकार से आगे जब ये कानून धरातल पर उतरेगा तो फिर ये विभाग किस प्रकार से इस दिशा में काम आगे करेंगे, उसको लेकर ये बैठक यहाँ पर हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर विभाग से उस चीज की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं ताकि सरलता के साथ इस कानून को धरातल पर उतारा जा सके और उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन सके जो इस दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ा है और लोग उस कानून को मानते हुए भी नजर यहाँ पर आए। तो ये कहा जा सकता है कि विभागों के लिए भी ये बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी क्योंकि 17 विभाग एक साथ इस कानून के दायरे में यहाँ पर आएंगे और उसके तहत ये सब चीजें प्रक्रिया यहाँ पर उतरेगी। तो सरकार चाहती है कि कानून धरातल पर उतारने से पहले उन सब चीजों का परीक्षण पहले से यहाँ पर कर लिया जाए। विभागों के भीतर कोई ऐसी कमियां या कुछ चीजें जो संवादहीनता का भीतर यहाँ ना देखने को मिले जिसके चलते इस कानून में बाद में फिर परेशानियों का सामना करना पड़े, इसलिए समय रहते हुए सभी चीजों को दुरुस्त करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। जी तो अभय, तो मतलब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये अपना उनका ये था कि हम भाई यूसीसी लाएंगे, उसको कानून बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो अब ये आखिरी पड़ाव है जब इसका बाकायदा बैठक के बाद इसको कानून में तब्दील हो जाएगा और बस अब इंप्लीमेंट करने की बारी। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि आज विभागों के साथ ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं और इसके बाद कानून व्यवस्था के साथ यानी पुलिस के प्रशासन के जो आला अधिकारी होंगे उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां पर सरकार को संभावना लगेगी यूसीसी कानून को लागू करने के बाद जहां पर कानून खासतौर पर यह कह सकते हैं कि संवेदनशील जो क्षेत्र है जहां पर कुछ परेशानियां या बवाल होने की संभावनाएं ज्यादा रह सकती है, उन क्षेत्रों पर किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको किस धरातल पर उतारा जाता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगस्त माह के भीतर सरकार यूसीसी को धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर करेगी, तो उससे पहले की तैयारी यहाँ पर देखी जा सकती है और सरकार चाहती है कि 9 जो राज्य स्थापना दिवस है उससे पहले यह कानून धरातल पर उतरने के साथ ही सही रूप में काम करना जारी करे। तो सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि विभाग कितने तैयार यहाँ पर हो पाते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो तैयारी कर रहे हैं उन तैयारियों से विभाग कितना सहमत हो पाते हैं और कितना सहयोग सरकार को दे पाते हैं। जी जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट, भारी बारिश को देखते हुए आज स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है, छुट्टी कर दी गई है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी वंदना सिंह ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश दे दिए हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश और रेड अलर्ट जारी होने के बाद, जी हां, रेड अलर्ट जारी होने के बाद जिलाधिकारी की तरफ से यह आदेश दिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से। तो मौसम पूर्णतया करवट लेने के बाद भारी बारिश का नैनीताल में अलर्ट हुआ है और रेड अलर्ट यानी कि भीषण बारिश, और इसी को देखते हुए आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है जिलाधिकारी वंदना सिंह की तरफ से आदेश जारी करने के बाद। तो कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश दे दिए गए। तो बारिश को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है और जलभराव के चलते जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। रुड़की में भी मूसलाधार बारिश का कहर और बारिश भारी होने की वजह से घरों में बारिश का पानी वो अब घुस रहा है। तो मूसलाधार बारिश से जीवन एक तरफ पूरी तरह अस्त व्यस्त हो रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया है। यानी कि मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और अब बारिश का पानी वो घरों में घुसना शुरू हो गया है। तो रुड़की में मूसलाधार बारिश,
इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र कुमार रुड़की से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, वहां भारी बारिश से क्या माहौल, क्या वहां की तस्वीरें? नरेंद्र, आपको बता दूं कि रुड़की क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर चुका है। अगर बात करें रामपुर चुंगी की, तो दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पूरी तरह से वहां पर पानी भर गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिसको लेकर काफी परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ा। जी नरेंद्र, तो ये पानी निकलने का रास्ता नहीं है और प्रशासन की तरफ से इस भारी बारिश के बाद किसी तरीके की सुविधा मिल रही है लोगों को या नहीं? देखिए, आपको बता दूं कि नगर निगम को बरसात से पहले इस तरह की व्यवस्था करनी होती है, पर नगर निगम के द्वारा कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं अगर बात करें तो इसके साथ ही एक कस्बा बंगलोर भी लगता है, वहां पर नगर पंचायत नगर पालिका परिषद है, पर वहां पर भी पानी भरा होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो रुड़की और आसपास के क्षेत्र में तमाम जगह पर पानी भर गया है, पर नगर पालिका परिषद हो या नगर निगम हो, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अजय मित्तल हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अजय, भारी बारिश की वजह से वहां पर क्या स्थिति, क्या तस्वीरें, क्या हालात? देखिए, आज सुबह जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई से लेकर जो है देहरादून के तमाम जितने भी मुख्य मार्ग हैं, चौक हैं, घंटाघर चौक है, आपके कारगिल घाट है, मादरा रूट पर सभी जगह जल भरा भर गया। और इसको देखते हुए साफ पता लग सकता है कि प्रशासन की जो है पूरी पोल खुल गई है और जो निगम ने दावे किए थे, जिसने नदी नालों की सफाई करने की बात कही थी बारिश से पहले, वो सब सामने आ गए। आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी सुबह से जो है नाले जो है आदि साफ कर रहे हैं और तमाम तरह की जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं खासकर देखा जाए तो स्कूली बच्चे हैं, उनको तो विशेषकर दिक्कत का सामना करना पड़ा और जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी अपने वाहनों को जो है पानी के बीच में से ले जाते दिखाई दिए। जी अजय, ये बारिश कितने बजे से हो रही है लगातार? देखिए, सुबह 6 बजे से जो है बारिश शुरू हुई थी और लगभग जो है 10 बजे करीब मूसलाधार बारिश चलती रही। उसके बाद अब जो है कुछ बारिश में राहत है, लेकिन जल भराव की स्थिति जो है जगह जगह जो है क्षेत्रों में देखने को मिल रही है अभी भी। अजय, और प्रशासन की तरफ से इस भारी बारिश के बाद कोई सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही है, नहीं कराई जा रही है? लोगों का देखरेख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से निगम ने आपका कंट्रोल रूम बनाए थे, उसमें जो कर्मचारी तैनात है वो जल भराव की सूचना पर मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि पानी जो है धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों को देखा जाए तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपदा की टीमें जो है कई क्षेत्रों में जो है अपना काम कर रही है और जो जल भराव की स्थिति है उससे निपटने का जो है पूरा प्रबंध किया जा रहा है। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट इस वक्त उत्तराखंड में हो रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वहां पर लोगों को पहले से ही चेतावनी दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। सवाल यह है कि वहां पर इतनी सारी चेतावनी के बाद भी ये तस्वीरें कैसे सामने निकल कर आ रही है? वहां पर बारिश का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मतलब इस तरह के जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये तो बड़ी भयावह है। नरेंद्र, सिस्टम का कोई भी है, अगर बात करें अधिकारियों ने इसमें संज्ञा नहीं लिया है। और वहीं अगर बात की जाए तो जगह जगह यहाँ पर पहले से ही पानी भरता है, कई जगह से कई गांवों का पानी भी रुड़की क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम गहराई में बहुत से मोहल्ले और कॉलोनियां बसी हुई हैं, तो जहाँ पर पानी भर जाता है उसके बाद घरों से निकलने की भी बड़ी दिक्कतें से लोगों के सामने आ जाती हैं। इसी को लेकर अगर बात करें नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद किसी भी मामले में कोई गहनता से संज्ञान नहीं लेता। इस बात को लेकर कई बार लोगों का विरोध। नरेंद्र, एक सेकंड। अजय, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जिस तरीके से अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, अभी भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी जाए, यानी कि अगर बारिश और हुई तो मुश्किलें और तस्वीरें और खराब होती हुई हमें दिखाई देंगी, या प्रशासन की तरफ से कोई पहल किया जाएगा? अजय जी बिल्कुल, देखिए स्मार्ट सिटी का लगातार जो है शहर में काम चल रहा है और इसी के चलते जो है जगह जगह खुदाई भी हो रही है, मलबों के ढेर पड़े हैं और इसी के ज्यादा जो है चलते खासकर परेशानी हो रही है लोगों को। और स्मार्ट सिटी वाले भी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। वहीं जो निगम की टीमें हैं वो जगह जगह जो है वार्डों में जा रही है, क्षेत्रों में जा रही है और आपदा के जो कर्मचारी है इसमें लगे हुए हैं और स्थिति से पूरी निपटने की कोशिश तमाम की जा रही है। ठीक है अजय और नरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देहरादून और नैनीताल में के इलाके में वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि वहां की स्थिति अभी दयनीय हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, हालात अभी
वहां के ठीक नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश का कहर जो है वो अभी जारी है। मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कारगी ग्रांट और बंजारावाला में लगातार जलभराव हो रहा है और जलभराव के चलते नाले उफान पर आ गए। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। वहां की स्थिति भयावह हो चुकी है, तस्वीरें खराब हो चुकी हैं। कारगी ग्रांट और बंजारा यहां पर जलभराव, ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। ये देखिए, ये बिजली के खंभों से बारिश का पानी टकराता हुआ निकल रहा है। और ये रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से चल रही बारिश अब मुसीबत की बारिश बनने लगी है। राज्य के कुमाऊं मंडल में नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश देखने को मिली, जिसमें से बनबसा और सामा क्षेत्र के सबसे ज्यादा बारिश अब तक इन क्षेत्रों में देखने को मिली है। तो वहीं गढ़वाल मंडल में भी देहरादून, पौड़ी, टिहरी जनपदों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई, यानी कि बारिश हो सकती है। मौसम निदेशकों ने यह कहा है कि कुमाऊं के लिए ऑरेंज और गढ़वाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगले यानी कि 24 से 48 घंटे में भारी बारिश होने की उम्मीद। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 22 तारीख जुलाई की हो गई है और पास्ट 24 आवर्स में कुमाऊं रीजन में अच्छी रेन मिली है। इसके साथ साथ देहरादून में भी जो हैवी रेन है वो मिली है आपकी मोकमपुर में। और अगर बात करें जो है कुमाऊं क्षेत्र की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश आपको सामा में मिली है, जो कि करीब वेरी हैवी में है, 125 mm है। और इसी तरह जो वेरी हैवी रेन है उसमें बंगापानी है, बनबसा है। बनबसा में आज भी जो है 98 mm जो है रेनफॉल मिली है, तो हैवी रेन है। और कल वहाँ पे जो है वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी तक भी वो मिल गई थी। अगर वो 4-5 घंटे के रेन लेते हैं तो एक्टिविटी वहाँ कंटिन्यूसली थोड़ी चली रही है। तो अभी भी जो रेड वार्निंग उसको तो हालांकि हमने कम किया कि थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट में उसको अभी भी कुमाऊं क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि अगर मैं आज बात करूं 22 तारीख को, तो नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इनको आज हमने ऑरेंज में रखा हुआ है और कल भी ऑरेंज में रखा हुआ है। तो अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पौड़ी नेशनल हाईवे पर दुगड्डा दुर्गा देवी मंदिर के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से हाईवे फिर से बंद हो गया। दरअसल आपको बता दें कि पहाड़ी से लगातार छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे जानमाल का खतरा लगातार बना हुआ है। तो वहीं प्रशासन की ओर से गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया गया है, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। हाईवे बंद होने से कोटद्वार का लैंसडाउन के साथ ही पौड़ी से भी संपर्क कट चुका है। तो वहीं विधानसभा सत्र को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने यह कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गर्मी का सत्र गैरसैंण में नहीं हो पाया, लेकिन मानसून सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। भुवन कापड़ी ने कहा कि अधिकारी नेता पहाड़ जाएंगे तो वहां रह रहे लोगों को ही परेशानियां और विषम परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी। भुवन कापड़ी ने कहा कि अधिकारी गैरसैंण जाते ही वहां से वापस आने की सोचते हैं, इसलिए सत्र को लंबा चलना चाहिए ताकि अधिकारी और नेतागण वहां रह रहे लोगों की समस्याओं को समझ सकें और उन समस्याओं का समाधान किया जा सके और पहाड़ के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मी का सत्र तो कराया नहीं, कम से कम बरसात का ही करवा दें। जब ग्रीष्मकालीन सत्र आपने नहीं कराया तो भैया मानसून सत्र ही कराइए। कम से कम सब अधिकारी नेता जो है पहाड़ जाएंगे, क्या पहाड़, क्या रहन सहन है, क्या वहां विषम परिस्थितियां हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या दिक्कतें हैं, अधिकारियों की समझ में भी आएगा। और सत्र को लंबा चलाना चाहिए ताकि 7 दिन रहकर लोग ये समझ सकें कि कठिनाइयां क्या है। अधिकारी जाते ही वहां से भागने की सोचते हैं, नेता जाते तो है वहां जब रहेंगे अधिकारी तो समझेंगे क्या विषम परिस्थितियां हैं, तो उस हिसाब से आगे के विकास कार्यों को डिजाइन करेंगे और पहाड़ को फायदा दिलाएंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।